नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए दोस्तों। मैं हूं कुणाल सनाडे और आपके अपने लक्ष्य परिवार के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहे हैं आज की शानदार धमाकेदार ऊर्जा से भरपूर सेशन की, जहां मैं कुणाल सनाडे आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूं आज की शानदार जानदार यूपी टेट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए बेहतरीन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी सीडीपी की क्लास पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए समान रूप से उपयोगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी टेट का 2022 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर, जिसके 30 सवाल हम करने वाले हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप काउंटडाउन शुरू रखें और काउंट करते हुए चलें कि आखिरकार आपके कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए आउट ऑफ 30। तो हमारी तैयारी रहेगी विद्यार्थियों आपके 150 में से 150 अंकों के लिए हमारे 30 सवाल वाले पोर्शन की यानी कि सीडीपी की। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो का एंड तक जरूर देखें। हर सवाल का डिटेल व्याख्यात्मक आसान भाषा में सहज सरल शब्दों में विद्यार्थियों यहां पर आपको व्याख्या उपलब्ध कराई जा रही। तो आपसे निवेदन है कि पूरी वीडियो को एंड तक देखें और इस विद्यार्थियों इसको शेयर करें अपने दोस्तों साथियों सहपाठी ग्रुप तक, अपने फैमिली फ्रेंड्स इंस्टाग्राम फेसबुक तक, तमाम विद्यार्थियों जो तैयारी करें यूपी टेट 2026 भर्ती परीक्षा की, क्योंकि सवाल यहीं से आ चुके हैं और यही हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिरकार आगामी समय में कौन कौन से हॉट टॉपिक्स हैं जहां से फिर से सवाल आ सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि क्लास शुरू करेंगे इससे पहले यही कहना चाहूंगा कि चिंता ना कर किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की, जय श्री महाकाल, जय गणेश। शुरू करते हैं और बिल्कुल आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय महाकाल, जय परशुराम, जय जिनेन्द्र, दंडनाडन। तो चलिए काशी विश्वनाथ की जय शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है ना। तो विद्यार्थियों आज का पहला सवाल, आगे बढ़े इससे पहले यही कहूंगा विद्यार्थियों कि आज जो हमारा पेपर है वो कौन सा है। आज हमारा प्रीवियस ईयर पेपर के सेक्शंस में अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो 2022 में जो पेपर आया था 23/1/2022 को, उसका हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। पहला ही सवाल क्या है बेटा, पहला सवाल यह कहता है विद्यार्थियों कि बताइए इनमें से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रायोगिकरण, अंतर्दर्शन। बताओ कौन सी है जो कैसी है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या होता है बेटा, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव मेथड है। और जो चीज व्यक्तिनिष्ठ होती है, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या, जहां व्यक्ति यानी सब्जेक्ट जो होता है हमारा, वो व्यक्ति खुलकर क्या कर सकता है, व्यक्ति खुलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, खुलकर अपने भावनाओं की क्या कर सकता है, अपने विचारों की, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है। तो विचारों की अभिव्यक्ति करने वाली खुलकर अभिव्यक्ति सब्जेक्टिव मेथड कौन सा है, बोलो कौन सा है। पहला है विद्यार्थी यहां पर ऑप्शन कौन सा, निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब क्या बेटा, ऑब्जर्वेशन, देख करके आप किसी के बारे में खुलकर बता सकते हो। बहिर्दर्शन, एक्सट्रोवर्शन, क्या किसी के बाहरी गुणों के आधार पर आप उसके बारे में बता सकते हो, एक्सट्रोस्पेक्शन जिसको हम कहते हैं। या फिर बेटा हमने कहा सर, या फिर प्रायोगिकरण के द्वारा आप बता सकते हो, एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप खुलकर बता सकते हो। या फिर विद्यार्थियों हमने कहा सर अंतर्दर्शन यानी इंट्रोस्पेक्शन से बता सकते हो। तो हमने कहा सर देखिए यहां पर हम बात करेंगे तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा। हमने कहा सर अनेकों विधियां हैं जो कि किसके लिए बनाई गई है, हमने कहा सर व्यक्ति के लिए बनाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें ना, यहां पर क्या बात करें, अगर हम बात करें यहां पर विद्यार्थियों तो हम कहेंगे बाकी सारी विधियां वो है जहां सब्जेक्टिव ना होकर आंसर कैसे आते हैं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कैसे आते हैं विद्यार्थियों, हमने कहा सर ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं आती है। जैसे आप किसी को भी देखकर विद्यार्थियों क्या करोगे, जैसे आप किसी को भी ऑब्जर्व करके क्या बताओगे कि वो इंसान अच्छा है या बुरा है, मतलब आंसर कितना आएगा, एक। और जो चीज एक होती है वो वस्तुनिष्ठ होती है। एक्सट्रोवर्सन, बाहर से देखोगे तो बाहर से देखकर आप ये बताओगे कि हाँ ये इंसान ऐसा है, चरित्र का अच्छा है बुरा है, मतलब कितना बताओगे, एक बारे में बताओगे। तो खुलकर विचार नहीं, एक ही चीज बताओगे, तो वो एक्सट्रोस्पेक्शन है। अच्छा एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करोगे तो प्रयोग का एक निष्कर्ष आएगा कि हाँ प्रयोग से हमने ये सिद्ध किया, तो वहां पर निष्कर्ष एक आएगा। लेकिन अंतर्दर्शन, जब आप अपने आप को जानोगे, अपने आप के बारे में कोई आपसे पूछे कि बताओ आप कौन हो, तो आप अपने बारे में खुलकर विचार प्रकट कर सकते हो। इसलिए हमने कहा सर शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है, अंतर्दर्शन है। कौन सी है, अंतर्दर्शन। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, अगला सवाल, अल्बर्ट बांडुरा इनमें से किससे संबंधित हैं। संज्ञानात्मक विकास से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, मनोलैंगिक विकास से, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। बताओ कौन सा इन्होंने सिद्धांत दिया। हमने कहा सर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो जिस व्यक्ति ने दिया था उसका नाम क्या था, हमने कहा सर उस व्यक्ति का नाम था जीन पियाजे। क्या नाम था बेटा, जीन पियाजे। हमने कहा व्यवहारवादी सिद्धांत देने का श्रेय जाता है जेबी वॉटसन को, और जेबी वॉटसन जो कि व्यवहारवादी है, लेकिन इनमें व्यवहारवादी सिद्धांत जिसने दिए हैं वो कौन कौन है। हमने कहा सर एक है पावलो, एक है थॉर्नडाइक, एक है क्लार्क हल, स्कीनर। ये सब क्या है, थॉर्नडाइक, पावलो,
स्किनर, क्लार्क हल, ये सब के सब विद्यार्थियों हमने कहा सर व्यवहारवादी है। फिर हमने कहा सर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ये तो किसने दिया था? हमने कहा सर ये दिया था श्रीमान सिगमंड फ्राइड ने। अब बचा कौन सा? हमने कहा सर ये सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, कौन सा बेटा? हमने कहा सर ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी बेटा किसने? हमने कहा सर अल्बर्ट बांडुरा ने। और इनका एक सीखने का क्रम बड़ा फेमस है, जो आप विशेष ध्यान रखना, सीखने का क्रम इन्होंने बताया था बेटा कि बच्चा कैसे कैसे सीखता है, तो उसका इन्होंने तरीका क्या बताया? पहला है अटेंशन, क्या है बेटा? पहला अटेंशन। दूसरा है बेटा याद रखना कौन सा? हमने कहा सर दूसरा है रिटेंशन। तीसरा क्या है बेटा? तो तीसरा इन्होंने बताया था जिसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूस, क्या कहते हैं बेटा? रिप्रोड्यूस। और अंतिम क्या है बेटा? अंतिम है मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट, क्या है बेटा? मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट माना जाता है। अब इन्हीं को क्या कहते हैं? पहला इन्होंने चरण बताया था जिसका नाम है अवधान, बोलो क्या नाम है? अवधान नाम है। अवधान के बाद दूसरा नाम है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है बेटा? रिटेंशन का मतलब है धारण करना, क्या करना बेटा? धारण करना। फिर बेटा रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? रिप्रोड्यूस का मतलब होता है पुनरुत्पादन करना, क्या करना बेटा? पुनरुत्पादन करना। और मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा, और अगर हम इसको रीइंफोर्समेंट लिखते हैं तो हम लिखेंगे पुनर्बलन। तो ये 4 स्टेप इन्होंने बताए हैं, विशेष याद रखना, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में जो दिया था अल्बर्ट बांडुरा ने। अच्छा, प्रयोग किस पर किए थे तो वो भी याद रखना। इनके जो प्रयोग थे वो किस पर थे? हमने कहा सर एक तो बोबोडॉल थी इनकी, और एक था बेटा जोकर, जिस पर इन्होंने प्रयोग करके अपनी बात को सिद्ध किया था। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगला देखो क्या है? अगला है कि अधिगम का जो पठार होता है वो निम्न में से किस कारण से बनता है? थकान, अभिप्रेरणा, रुचि या परिपक्वता। तो याद करो विद्यार्थियों, आखिरी पीवाईक्यू के पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि अधिगम का पठार जो है ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां आते आते व्यक्ति का जो सीखना है वो सीखना क्या हो जाता है? अगर सीखना स्थिर हो जाता है, स्थिर का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर अगर सीखना स्टेबल हो जाता है, तो ये जो परिस्थिति देखो आप देख रहे हो ना, है वन, यहां पर मैंने जो पूरा पूरा क्या किया है? रेड किया है। इसी सिचुएशन को कहा जाता है किसका पठार? हमने कहा सर अधिगम का पठार। किसका बेटा? अधिगम का पठार कहते हैं। और अधिगम का पठार मतलब क्या होता है? हमने कहा सर लर्निंग प्लेटो होता है। क्या बेटा? लर्निंग प्लेटो होता है। और ये लर्निंग प्लेटो तब बनता है, सीखना स्थिर तब होता है जब हम बहुत अधिक थके हुए होते हैं, हमें नींद आ रही होती है, हमारी रुचि नहीं होती, मोटिवेशन की कमी होती है, मैच्योरिटी नहीं होती, तब लर्निंग का पठार बनता है। बोलो क्लियर? अगला देखो क्या है बेटा? दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने के लिए प्रयोग होता है? बताओ। मिरर इमेज टेस्ट जो होता है बेटा, कौन सा? मिरर इमेज टेस्ट जो होता है वो मिरर इमेज टेस्ट किसके लिए किया जाता है? क्रिएटिविटी के लिए, अधिगम अंतरण के लिए, अभिरुचि के लिए, अधिगम की गति के लिए? हमने कहा सर मिरर इमेज टेस्ट जो होते हैं ये टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो ज्यादातर किसके लिए बनाए जाते हैं? ये वो टेस्ट होते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने जो पहले सीखा वो क्या आपका ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा मैं कहूं कि देखिए यहां पर अगर एक घड़ी मैंने बनाई है 3 बज रही है, कितनी 3 बज रही है इस घड़ी में, तो एक बात बताएं, जब मैं इसको कांच में देखूंगा, है ना, देखो मैं इसको ये रियल में देख रहा हूं तो 3 बज रही है, और अगर मैं इसको कांच में देखूंगा तो कांच में इसका उल्टा हो जाएगा, ये कांटा यहां था यहां आ जाएगा, तो बताओ क्या हो गया? हमने कहा सर इधर 9 बजेगी। तो एक बार बताओ, जो रियल में सीखा वो कांच में आपको पढ़ना आता है या नहीं आता है? इस बात का हमने कहा सर रियल लाइफ से कांच में क्या हो रहा है? हमने कहा सर ट्रांसफर हो रहा है। और यही सीखने का ट्रांसफर, यही सीखने का अंतरण कहलाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको कहते हैं अधिगम का अंतरण। क्या कहते हैं? अधिगम का अंतरण। बोलो क्लियर? यस और नो? अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका? अगला है क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो होते हैं इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? अभिक्षमता का, व्यक्तित्व का, अभिरुचि का या बुद्धि का? बताओ। क्लाउड पिक्चर्स जो होती है, और क्लाउड पिक्चर्स देखो ये हमें एक प्रकार का अस्पष्ट उद्दीपक बताती है कि देखो इसमें बादल में आपको कोई चित्र दिखाई दे रहा है, तो वो चित्र एक प्रकार का क्या होगा? उद्दीपक होगा, और जिस पर व्यक्ति क्या करेगा? जिस पर व्यक्ति अपनी खुलकर व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या करेगा। क्या करेगा बेटा? हमने कहा सर खुल करके इस पे क्या करेगा? हमने कहा सर खुल करके व्यक्ति अपनी जो व्याख्या होगी वो खुलकर सब्जेक्टिव तरीके से खुलकर अपने विचार प्रकट करेगा। मतलब कैसी व्याख्या करेगा? हमने कहा सर व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या करेगा उस अस्पष्ट उद्दीपक के प्रति, और अपने अचेतन मन की भावनाओं को क्या करेगा? अचेतन मन की भावनाओं को प्रकट करेगा। और ये तरीका जो है बेटा ये याद रखना प्रक्षेपण कहलाता है, प्रक्षेपी विधियों में काम आता है। और ये प्रक्षेपण शब्द उपयोग में किसने लिया था? हमने कहा सर ये लिया था श्रीमान सिगमंड फ्राइड ने। और इनके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के किसकी पहचान कर सकते हो? पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की पहचान कर सके हो। बोलो क्लियर? अगला सवाल देखो क्या कहता है बेटा? अगला सवाल आपका 5 वर्ष का मोहन है जिसकी मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो बताओ उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? 140, 160, 135, 150? बताओ। हाँ, हमने कहा सर देखो हमें यहां पर क्या दे रखी है? वास्तविक आयु दे रखी है। हाँ जी सर दे रखी है। और वास्तविक आयु क्या दे रखी है? हमको कहा
5 वर्ष दे रखी है ना। और विद्यार्थियों साथ में क्या कहा, मानसिक आयु भी दे रखी है। हाँ जी दे रखी है। मानसिक आयु कितनी दे रखी है, हमने कहा सर मानसिक आयु दे रखी है, हमने कहा सर कितने वर्ष, हमने कहा सर 8 वर्ष दे रखी है। अब हमको पूछा क्या है आईक्यू, तो हमें पता है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो कर दो बेटा, आईक्यू निकालने के लिए क्या करना है, आईक्यू निकालने के लिए 8/5 इंटू क्या करो 100 करो। तो एक बात बताओ कितनी बार कटा, हमने कहा सर 5 के पहाड़े से काटा 20 बार कट गया। और बताओ 8 इंटू 20 क्या आ जाएगा, हमने कहा सर 8 इंटू 20 आंसर आ जाएगा 160। कौन सा 160 यहां पर सही आंसर हो जाता है। तो हमने कहा सर राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। अगला सवाल है कि वो कौन सा आईक्यू स्तर है जो मंदबुद्धि बालकों को प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है। 36 से 49, 50 से 69, 35 व निम्न, या फिर 70 से 79। बताओ क्या है। हमने कहा सर आईक्यू में जो मंदता होती है, आईक्यू मंदता जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो होती है विद्यार्थियों, इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले होती है जिसका नाम है बॉर्डर लाइन। क्या नाम है बेटा, कौन सी लाइन, बॉर्डर लाइन, सीमांत मंदता इसको कहते हैं, सीमांत मंदता। इसके बाद आ जाती है बेटा जिसका नाम क्या है, हमने कहा सर माइल्ड। माइल्ड का मतलब हल्की मंदता आ जाती है। हल्की के बाद बेटा आ जाती है तीसरे नंबर पर जिसका नाम है मॉडरेट। और मॉडरेट का मतलब क्या होता है बेटा, मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम मंदता। और अंतिम आ जाती है बेटा जिसका नाम है प्रोफाउंड। और प्रोफाउंड का मतलब क्या बेटा, प्रोफाउंड का मतलब गंभीर या अति गंभीर मंदता। कौन सी, गंभीर, या इसी को हम कह सकते हैं अति गंभीर मंदता। अब एक बात बताएं बेटा, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, हमने कहा सर देखिए यहां पर हम कह सकते हैं जिसका आईक्यू लेवल 35 से कम होता है उसको तो पढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जिसका आईक्यू 35 से 49 वो मध्यम में आता है, फिर 50 से 69 आपके हल्की में आता है, और 70 से 85 वाला सीमांत में आता है। सीमांत को पढ़ाया जा सकता है, हल्की को पढ़ाया जा सकता है, मध्यम को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये जो गंभीर और अति गंभीर है इनको पढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो हमने कहा सर वो जहां तक हमसे पूछा आईक्यू स्तर जहां तक बालकों को प्रशिक्षण योग्य माना जाएगा वो प्रशिक्षण योग्य कौन सा होगा। तो हमने कहा सर देखो अगर प्रशिक्षण योग्य बात करेंगे तो हमने कहा सर इन 3 को प्रशिक्षण दे सकते हैं। और सबसे लास्ट कौन सा है जिसको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, हमने कहा सर लास्ट जो है वो 35 से 49 वाला है जिसको हम फिर भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा हम किसी को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमने कहा सर हमारा जो पढ़ाने वाला बच्चा लास्ट हमारे पास होगा वो कौन सा है, 36 से लेकर 49 है। बोलो क्लियर। अगला, रोशा का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है ये निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है, रुचि, बुद्धि, अभिक्षमता या व्यक्तित्व। रोशा का ये जो इंक ब्लॉट टेस्ट है बेटा ये किसने बनाया था, हमने कहा सर ये एक व्यक्ति ने बनाया था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था हरमन रोशांग। क्या नाम था, हरमन रोशा। और हरमन रोशा ने बेटा कुल 10 कार्ड बताए थे और इन 10 कार्डों को 3 भागों में बांटा था। और वो 3 भाग कौन कौन से थे, हमने कहा सर 5 + 3 + 2। और इनमें हमने कहा सर क्या हो रहा था, 5 कार्ड तो ऐसे थे जो कैसे थे, 5 कार्ड तो ऐसे थे जिन पर हमने कहा सर लाल, और माफ करना जिन पर कौन सा रंग था, जिन पर हमने कहा सर एक रंग था काला और दूसरा रंग था सफेद। काले और सफेद रंग वाले जो थे वो कितने थे, हमने कहा सर 5 कार्ड थे। जबकि काला, सफेद और लाल वाले कितने थे, हमने कहा सर वो कार्ड जिन पर काला भी था, सफेद भी था और लाल भी था। तो काले, सफेद और लाल वाले 2 कार्ड थे। जबकि रंगीन वाले हमने कहा सर 3 कार्ड थे। और ये 10 के 10 कार्ड किसी भी व्यक्ति के क्या पहचानने में सहायता करते हैं, हमने कहा सर ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान में सहायता करते हैं। बोलो क्लियर। अगला देखो क्या है, इनमें से कौन सा एक विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति का मतलब क्या बेटा, हमने कहा सर विस्मृति यानी भूलना। कौन सा एक भूलने का कारण नहीं है, मानसिक द्वंद, स्मरण करने की इच्छा, सीखने की दुष्पूर्ण विद्या या सीखने की कमी। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, और जिसने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है ना, एक बार मेरा निवेदन है कि जल्दी से जाएं और इसको शेयर जरूर कर दें, सभी के सभी जल्दी से जाएं इसको शेयर कर दें बेटा फटाफट से, है ना। जिसने शेयर नहीं किया है मेरा निवेदन है एक बार आपसे कि आप इसको शेयर कर दें और मुझे एक बार थम्स अप का इमोजी भेज दें कि सर हमने इस क्लास को जो है वो शेयर कर दिया है। बताओ कर दिया है क्या, यस और नो, हाँ कि ना। अरे हाँ तो भर दो, हाँ कि ना, कर दिया है क्या, यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसने नहीं किया बेटा, बहुत मेहनत और बहुत ही प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं, तो आपसे निवेदन है कि आप भी पूरा प्यार प्रेम बनाए रखें। और जिसने अब तक शेयर नहीं किया है बेटा तो जल्दी से एक बार शेयर कर दे और मुझे थम्स अप का इमोजी भेज दे कि सर हमने क्लास को शेयर कर दिया है। हाँ जी बोलो, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अगला क्या है, हमने कहा सर इनमें से कौन सा एक भूलने का कारण नहीं है। हमने कहा सर देखो ऐसे तो अनेक कारण है, मानसिक द्वंद के कारण आदमी भूल जाता है। स्मरण करने की इच्छा है तो भूलेगा नहीं, याद रहेगा। दोषपूर्ण विद्याएं तो वो उसके भूलने का कारण हो सकती है, सीखने में कमी हो सकती है। लेकिन अगर किसी चीज को याद करने की, स्मरण करने की इच्छा है तो भूलेगा नहीं, उल्टा उसे याद रहेगी।
अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धत होते हैं, उन संख्यात्मक पद्धतों को एकत्रित करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो क्या कहलाता है? ज्यामिति, गणित, संभाव्यता या सांख्यिकी क्या कहलाता है? हमने कहा सर वो विज्ञान जो संख्यात्मक पद्धतों को इकट्ठा करता है, विभाजित करता है, प्रस्तुत करता है, तुलना करता है, तो हमने कहा सर उसके लिए होता है कौन कौन सा? हमने कहा सर एक होता है मीन, दूसरा होता है मॉड, तीसरा होता है मीडियन। मीन, मॉड, मीडियन आपने बचपन में पढ़े होंगे, जिसको आपने पढ़ा होगा माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ा है क्या? मोड जिसको आपने पढ़ा होगा कभी बचपन में, बहुलक भी कहते हैं, सबसे ज्यादा संख्या में बड़ा होता है। मीन जो औसत के आधार पर निकलते हैं, जिसको हम माध्य कहते हैं। और ये सारी बातें आपने एक विषय में पढ़ी होगी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। क्या नाम है बेटा? स्टैटिस्टिक्स। याद करें स्टैटिस्टिक्स को ही क्या कहा जाता है? हमने कहा सर इसी को कहते हैं सांख्यिकी। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। तो आंसर क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। अगला देखें क्या कहता है बेटा सवाल आपका। 30 में से 10 सवाल हो चुके हैं, कमेंट करते रहना कितने सवाल सही हुए कितने गलत हुए। इनमें से कौन सा एक शेष से भिन्न है? रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, 16 पीएफ, ड्रॉमेन टेस्ट या टीएटी। हमने कहा सर देखिए टीएटी व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, ठीक बात है सर, पर्सनालिटी के लिए है। ड्रॉमेन ये भी व्यक्तित्व के लिए होता है, ड्रॉमेन टेस्ट, ठीक है। 16 पीएफ का भी संबंध किससे है? व्यक्तित्व से है। लेकिन रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है बेटा, ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जिसको हम क्या कहते हैं? आरपीएम, ये याद रखना व्यक्तित्व नहीं बल्कि ये बुद्धि का मापन करने के लिए मानी जाती है। क्या है? बुद्धि का मापन करने के लिए बनाई गई है। और इसी का नाम क्या है बेटा? इसी का नाम है रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। क्या नाम है बेटा? रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। और ये रेवन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आरपीएम जो है ये दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक है सीपीएम और दूसरा है एसपीएम। तो हमने कहा सर ये सीपीएम एसपीएम नाम की चीजें क्या होती है? हमने कहा सर सीपीएम जो होता है ये छोटे बच्चों यानी चाइल्ड के लिए होता है, और एसपीएम जो होता है वो सीनियर यानी प्रौढ़ के लिए होता है। और ये व्यक्तित्व का मापन करने के लिए, माफ करना, बुद्धि का मापन करने के लिए बनाए गए टेस्ट हैं। और बुद्धि में भी पूछे कौन से प्रकार के टेस्ट हैं, क्या बताओगे? हमने कहा सर बुद्धि में भी हम कहेंगे सर सामूहिक प्रकार के हैं, और साथ में हमने कहा सर कैसे हैं? सामूहिक और अशाब्दिक हैं। सामूहिक और कैसा है बेटा? सामूहिक और अशाब्दिक परीक्षण माने जाते हैं। बोलो क्लियर, यस और नो? आगे बढ़े। अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका। अगला सवाल है 7, 8, 9, 10, 12 का मध्यांक क्या है? 10, 9, 9.5 या 8? मध्य अंक निकालना है बेटा, मध्य अंक निकाल देंगे। 7 इधर से काटो, 12 इधर से, 8 इधर से, 11 इधर से। अब 9 और 10 बचा, तो बताओ 9 और 10 कितने हुए? हमने कहा सर 9 और 10 जो है वो 19 हुए। उनका आधा कर लो, कितना हुआ? हमने कहा सर 9.5 हो गया। आंसर क्या है बेटा? ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 9.5 आंसर, मध्य अंक है। आगे बढ़े। अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हेगार्टी ने, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने। सूझ या अंतर्दृष्टि याद करो बेटा, ये सिद्धांत दिया गया था इनसाइट लर्निंग की थ्योरी, जिसमें प्रयोग किए थे सुल्तान नामक एक पक्षी, सुल्तान नामक एक जानवर पर, जो एक प्रकार का क्या था? वो जानवर था जिसको हम कहते हैं चिंपैंजी एप्स। और इसके ऊपर विद्यार्थियों याद रखो अमेरिका के कैनेरी द्वीप जो है, इस कैनेरी आइलैंड पर प्रयोग किए गए थे। कैनेरी द्वीप पर कब से कब के बीच? 1912 से लेकर 1918 के बीच में किए गए थे। माफ करना, 1913 से 1918 के बीच में किए गए थे। और करने वालों में पहले व्यक्ति थे कोहलर। क्या नाम था बेटा? कोहलर। और इनके सहयोगी थे कॉफका। क्या थे बेटा? कॉफका। जबकि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय जो दिया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है मैक्स वर्दाइमर। क्या नाम है बेटा? मैक्स वर्दीमर नाम है। बोलो क्लियर, यस और नो? और तीनों का संबंध किससे है बेटा? गेस्टाल्टवाद से है। और गेस्टाल्ट एक कौन सी भाषा का शब्द है? हमने कहा सर जर्मन भाषा का ही एक शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है संपूर्णाकार, या अर्थ होता है बेटा समग्राकार का सिद्धांत। तो संपूर्णाकार या समग्राकार का जो सिद्धांत है, इसी को हम कहेंगे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। बोलो क्लियर है, यस और नो? तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। अगला, मैकडुगल भाई साहब के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है? संवेदनशीलता से, संवेग से, चिंतन से या संज्ञान से? मैकडुगल बेटा, मैकडुगल जिनका संबंध कौन से संप्रदाय से है? मैकडुगल जिनका संबंध है बेटा, हमने कहा सर किससे? मैकडुगल जिनका संबंध है, याद रखेंगे किससे बेटा? हमने कहा सर मैकडुगल का संबंध है हार्मिक संप्रदाय से। किससे बेटा? हार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। और हार्मिक संप्रदाय से संबंधित मैकडुगल जो है बेटा, इन्हीं को कहा जाता है क्या? हमने कहा सर मूल प्रवृत्तियों का जनक। बोलो किसका जनक कहते हैं? मूल प्रवृत्तियों का जनक कहते हैं। और मूल प्रवृत्तियों के जनक मैकडुगल ने किताब भी लिखी थी, जिसका नाम क्या था? जिस बुक का नाम
नाम था आउटलाइन ऑफ, कौन सी लाइन बेटा? हमने कहा सर इनकी जो किताब है उसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और ये बुक जो है बेटा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ये बुक किसने लिखी थी? तो क्या बताओगे बेटा? ये बुक लिखी थी मैकडुगल ने। और मैकडुगल ने कहा था कि हमारे अंदर क्या होती है, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है, और इन मूल प्रवृत्तियों का सीधा संबंध किससे होता है? हमने कहा सर 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां होती है उन मूल प्रवृत्तियों का सीधा संबंध होता है हमारे अंदर पाए जाने वाले 14 प्रकार के इमोशंस, इमोशंस का मतलब संवेगों से। तो जहां 14 संवेग हैं वहीं 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति यानी बेसिक नेचर छुपा होता है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल देखो क्या कहता है, पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा, प्रत्यक्ष ज्ञान, कल्पना या संवेदना? देखो कौन से अनुभव? पुराने अनुभव। पुराने अनुभवों के आधार पर संवेदना, संवेदना बेटा क्या है? संवेदना का मतलब सेंस, और सेंस देने वाले ऑर्गन कौन से कहलाते हैं? हमने कहा सर सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। और सेंस ऑर्गन जो हिंदी में कहलाते हैं ज्ञानेंद्रियां। तो बताओ ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी थी? हमने कहा सर ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 थी। कौन कौन सी? हमने कहा सर 5 ज्ञानेंद्रियां सभी मनुष्यों में होती है। एक है आंख, तो दूसरी है नाक, तीसरी है कान, चौथी है बेटा जिह्वा, और पांचवी है त्वचा। बताओ कितनी हो गई बेटा? हमने कहा सर 5 है। आंख से कौन सी संवेदना मिलती है? आंखों से हमने कहा सर आंखों से देखना, नाक से सूंघना, कान से सुनना, जिह्वा से स्वाद लेना, और अंतिम त्वचा से है बेटा हमने कहा सर स्पर्श करना। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो है बेटा ये हमें क्या देती हैं? संवेदना। लेकिन इनमें अर्थ नहीं होता है, और जब संवेदनाओं में क्या जुड़ जाए? अर्थ जुड़ जाए, तो फिर वो संवेदना संवेदना नहीं रहती, बल्कि वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन कहलाता है। तो हमने कहा सर राइट आंसर क्या है? यही प्रत्यक्ष ज्ञान या फिर प्रत्यक्षीकरण है। बोलो क्लियर? यस और नो? आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है। अगला है पिछड़े बालकों के लिए जो शैक्षिक लब्धि है इसकी अवधारणा किसने दी है? बर्टन हॉल ने, शोनेल ने, सिलिबर्ट ने या गॉर्डन ने? शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा देने का श्रेय किसको जाता है? तो हमने कहा सर ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है सिरिल बर्ट। बोलो क्या नाम है? सिरिल बर्ट। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, अलग है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, अक्षमता या विश्वसनीयता? बताओ कौन सा है जो उत्तम परीक्षणों की विशेषताओं से विभिन्न है? तो हमने कहा सर, मैंने लास्ट में भी बताया था कि अगर बेस्ट या कोई सबसे अच्छा टेस्ट माना जाएगा तो बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा? जिसमें हमने कहा सर ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर वस्तुनिष्ठता होगी, ऑब्जेक्टिविटी होगी, जो विश्वसनीय, रिलायबल होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आ गया। वो कैसा होना चाहिए अच्छा टेस्ट? हमने कहा विश्वसनीय, रिलायबल होना चाहिए। अच्छा टेस्ट कौन सा? जो हमने कहा सर व्यवहार परक हो। व्यवहार परक का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर व्यवहार परक या व्यवहारिक का मतलब मीनिंगफुल हो। हमने कहा सर अच्छा टेस्ट कौन सा? जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल हो। तो उसके अंदर क्या हो? हमने कहा सर व्यापकता हो, व्यवहारिकता हो, विश्वसनीयता हो, वस्तुनिष्ठता हो। अच्छा टेस्ट कौन सा? जो समय के साथ वैलिड प्रूव हो, ऐसा नहीं कि गलत हो जाए, वैधता जिसमें हो। और हमने कहा सर उसके अंदर क्या हो? और हमने कहा सर जिसके अंदर सततता हो, जो रेगुलर चलता रहे, सतत हो। जो बच्चों के मध्य जो अंतर है उसको समझाने में, हमें विभेद बताने में उपयोगी हो, तो उसमें विभेदकारिता हो, वो टेस्ट भी अच्छा माना जाएगा। तो ये सारी विशेषताएं हैं, लेकिन अभिक्षमता नामक ऐसी कोई विशेषता अच्छे टेस्ट की नहीं बताई गई है। तो ये 7 नाम आप याद रख लोगे ना तो भी आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। अगला, निम्न में से कौन सा एक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत, द्वितत्व का, बहुतत्व का, एक तत्व का? एक तत्व का सिद्धांत याद करो बेटा, जिसने दिया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड वीने। क्या नाम बेटा? अल्फ्रेड वीने। बहुतत्व, बहुकारक का जिसने दिया था उस महान पुरुष का नाम क्या है बेटा? थॉर्नडाइक। द्वितत्व का नाम जिसने दिया था बेटा उसका नाम है स्पीयरमैन। क्या नाम है बेटा? स्पीयरमैन। अच्छा याद रखना बेटा, ये सारे के सारे तीनों ही सिद्धांत किसके हैं बेटा? हमने कहा सर बुद्धि के हैं। अच्छा प्रत्यागमन का भी सिद्धांत है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। लेकिन सोरेनसन ने ये जो सिद्धांत दिया है ये बुद्धि का नहीं बल्कि किसका है बेटा? वंशानुक्रम का सिद्धांत है। किसका? वंशानुक्रम का सिद्धांत है, ना कि बुद्धि का। इसलिए हमने कहा सर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या कहता है। इनमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनलिन ग्रंथि? देखो अंतःस्रावी का मतलब क्या होता है बेटा? अंतःस्रावी का मतलब होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि अंदर होती है, और इनसे निकलने वाले एंजाइम या हार्मोन भी कहाँ होते हैं? जो अपने हार्मोन को अंदर ही छोड़ देती है। तो एड्रिनलिन अपना
एड्रेनलिन हार्मोन अंदर छोड़ती है, थायरॉक्सिन हार्मोन अंदर होता है, पीयूष ग्रंथि इसका भी हमने कहा सर मिलेनिन वर्णक और आदि अंदर होता है। लेकिन लार मुंह से कहां आती है? लार मुंह से बाहर आती है। तो लार ग्रंथि हमने कहा सर ये जो है ये एंडोक्राइन नहीं बल्कि कैसी है? हमने कहा सर एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि हमने कहा सर बहिर्स्रावी ग्रंथि मानी जाती है। कौन सी? बाहर निकलने वाली, बाहर सीक्रेट करने वाली ग्रंथि है। अगला सवाल देखो क्या है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गावक अवस्था। हमने कहा सर सबसे पहली अवस्था थी जिसका नाम क्या है? हमने कहा सर पहली अवस्था थी जो जन्म से 2 वर्ष थी, जिसको हम संवेदी पेशीय या फिर यूं कहें कि संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं। फिर आती बेटा पूर्व संक्रियात्मक, जिसका टाइम क्या था? 2 से लेकर 7 वर्ष तक संवेदी, माफ करना, पूर्व संक्रियात्मक। फिर था लेगा बेटा याद करो 7 से 11 तक मूढ़ संक्रियात्मक, और अंतिम था 11 से ऊपर की अवस्था, इसका नाम क्या था? 11 से ऊपर वर्ष की अवस्था का नाम था औपचारिक संक्रियात्मक। तो संज्ञानात्मक विकास की अगर सेकंड स्टेज पूछे द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो हम कहेंगे सर द्वितीय अवस्था हो जाएगी 2 से लेकर 7 वर्ष की, जो बताई थी जीन पियाजे ने। ठीक है, एक बात और याद रखना, जीन पियाजे के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और उनमें छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्या है। जीन पियाजे को ही बेटा क्या माना जाता है? जीन पियाजे को ही याद रखेंगे, जीन पियाजे को ही माना जाता है बेटा निर्मितवाद, या इसी को कहा जाता है रचनावाद, या अंग्रेजी में कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या कहते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टिविज्म। निर्मितवादी, रचनावाद, इन सब का क्या कहा जाता है? जनक, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म किसको माना जाएगा? श्रीमान जीन पियाजे को। बोलो क्लियर, यस और नो। आगे बढ़े, अगला देखो क्या बेटा सवाल आपका। अगला सवाल, मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उनमें क्या पाई जाती है? ये सभी प्राणियों में तथा जन्मजात और प्राकृतिक होती है, केवल चूहे बिल्लियों में होती है, केवल कलाकारों में, या केवल मनुष्यों में? मूल प्रवृत्तियों की बात करें बेटा तो मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या? हमने कहा सर बेसिक नेचर है, और ये बेसिक नेचर याद रखना सभी प्राणियों में पाया जाता है, सभी प्राणियों में पाया जाता है। और सभी प्राणियों में कैसा पाया जाता है? जन्मजात। कौन सा नेचर? बेसिक नेचर, जिसको हम बेसिक इंस्टिंक्ट भी कहते हैं। और मूल प्रवृत्ति का सीधा संबंध याद करो किससे जोड़ा था हमने? इमोशन से। हमारे इमोशन से, इमोशंस मतलब संवेगों से सीधा संबंध होता है मूल प्रवृत्ति का। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जब भी बच्चे को भय लगता है बच्चा वहां से क्या कर देता है? पलायन। बच्चे को डर लगेगा, बच्चा भाग जाएगा। तो वो चूहा भी होगा ना बेटा, अगर उसको बिल्ली से डर लगेगा तो वो भागेगा। इसका मतलब ये सभी प्राणियों में होगा, जन्मजात और नेचुरल सी प्रोसेस है, कोई इसको छुपा नहीं सकता है। अगला देखो क्या है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इनमें से किनमें से शामिल है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21 है, या फिर अनुच्छेद 26 में? बताओ किसमें है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो दी गई है बेटा, तो हमने कहा कौन सी? 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको एक तो कौन सी? हमने कहा सर अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब क्या बेटा? अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? कंपलसरी एजुकेशन। और हमने कहा सर साथ में कैसी? हमने कहा सर अनिवार्य एवं निःशुल्क। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क मतलब फ्री एजुकेशन दी गई है। और इसका वर्णन किया गया है हमारे भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, आर्टिकल 21A, जिसको हम 21A भी कह सकते हैं। और इसे बनाया गया है शिक्षा का अधिकार। बोलो किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार बना दिया गया है। और ये जो शिक्षा का अधिकार है बेटा, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? राइट टू एजुकेशन। क्या कहते हैं बेटा? राइट टू एजुकेशन कहते हैं। शॉर्ट में इसी को क्या कहेंगे? हमने कहा सर इसी को कहते हैं RTE। बोलो क्लियर, जिसका वर्णन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में। और इसको जोड़ा गया था किसके द्वारा? इसको जोड़ा गया है, याद रखेंगे किसके द्वारा? हमने कहा सर 82वां संविधान संशोधन है ना। हमने कहा सर कौन सा? 86वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा इसको अलग से जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है इसको, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। कहां? संविधान में जोड़ा गया। संविधान में क्या किया? संशोधन किया। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या है। क्रैशमर ने, किसने बेटा? क्रैशमर ने व्यक्ति को इनमें से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? गोलाकाय, सुडोलकाय, इनमें से सभी, या लंबकाय? देखो क्रैशमर भाई साहब जो थे बेटा, इनकी एक किताब है
किताब का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। बोलो क्या नाम है इस किताब का? नाम क्या है बेटा? इस किताब का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर, याद रहेगा। तो ये जो बुक है बेटा जो क्रेशमर ने लिखी थी, इसमें इन्होंने कहा कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व कुल 4 प्रकार का होता है। बोलो कितने प्रकार का होता है? हमने कहा सर हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो हमारा व्यक्तित्व कुल 4 प्रकार का होता है। ऐसा मानना किसका है? हमने कहा सर क्रेशमर का। पहला इन्होंने बताया था गोलाकाय। कौन सा काय? गोलाकाय। दूसरा इन्होंने बताया था लंबकाय। याद रखेंगे इस लंबकाय को ही क्या कहा जाता है? लंबकाय को ही कहा जाता है बेटा, याद रखेंगे कृशकाय भी कहते हैं। फिर इन्होंने बताया था बेटा, याद रखना, तीसरा जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है सुडोलकाय। सुडोलकाय या इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पुष्टकाय। और अंतिम बताया था बेटा एक जिसका नाम है मिश्रित काय। कौन सी काय बेटा? मिश्रित काय भी इन्होंने ही बताया था। बोलो क्लियर है? यस और नो? तो ये सभी के सभी इन्होंने बताए हैं, इनमें से एक भी नहीं ऐसा है जो नहीं बताया, सारे बताए। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, अगला देखो क्या है। अगला है टीईटी जो होता है, इसका उद्देश्य इनमें से किसका मापन करना है? अभिवृत्ति, अभिक्षमता, मूल्य या बौद्धिक क्षमता। टीईटी, टीईटी का मतलब क्या बेटा? टीईटी का मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, जिसको हमने शॉर्ट में कहा टीईटी, ये एक टीचर के बनने के लिए क्या है बेटा? पात्रता परीक्षा है ना। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिससे ये पता किया जाता है कि कोई बच्चा शिक्षक बनने के लायक है या नहीं है, यानी कि उसमें शिक्षक बनने की क्षमता है या नहीं है, इस बात का पता करने के लिए एग्जाम लिया जाता है। तो ये क्षमताओं का मापन करता है और इसी का नाम क्या है? अभिक्षमता। तो ये हमारे मूल रूप से हमारे एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है जो हमारे टीचर बनने के लिए लिया जा रहा है। बोलो क्लियर? अगला सवाल देखो क्या है। संगणन का जो सिद्धांत है ये निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता या अधिगम? बताओ। संगणन का सिद्धांत जो है, कंडेंसेशन या फिर यूं कहूं कि थ्योरी ऑफ एसोसिएशन जो है बेटा, ये किससे संबंधित है? तो हमने कहा सर जब हम एक चीज को देखें और हमें कोई दूसरी चीज याद आ रहा है, जैसे अगर मैंने कहा एप्पल, क्या कहा बेटा मैंने? एप्पल कहा, तो आपको क्या याद है? एप्पल मतलब वो लाल, एप्पल मतलब एक फ्रूट। मैंने फ्रूट और लाल नहीं बोला, मैंने बोला एप्पल। हो सकता है वो हरा हो, लेकिन आपको क्या याद है? लाल और फ्रूट। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? हमने कहा सर ये संगणन का जो सिद्धांत है ये दर्शाता है कि इंसान एक चीज से जब वो सीख रहा होता है तो वो दूसरी चीज के साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? दूसरी चीज के साथ ऑटोमेटिकली हमने कहा सर वो एसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? एसोसिएट हो जाता है। और ये हमारे दर्शाता है हमारी मेमोरी को। किसको बेटा? मेमोरी को। मेमोरी का मतलब किसको दर्शाता है? हमारी स्मृति को, कि हमारी मेमोरी कितनी पावरफुल है। तो मेमोरी का प्रदर्शन किससे होता है? हमने कहा सर मेमोरी का प्रदर्शन होता है इस थ्योरी ऑफ एसोसिएशन से। अगला, इनमें से कौन सा है जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? खेल और व्यायाम, वातावरण, इनमें से सभी या वंशानुक्रम? हमने कहा सर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है इसको लेकर के एक व्यक्ति है बेटा जिसका नाम क्या है? नाम था वुडवर्थ। क्या नाम था बेटा? वुडवर्थ। और वुडवर्थ ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला भी दिया है बेटा, ध्यान देना। फॉर्मूला क्या है? D बराबर H इंटू E, जहां E का मतलब क्या है बेटा? E का मतलब है इन्वायरमेंट। क्या है बेटा? इन्वायरमेंट। H का मतलब क्या है बेटा? H का मतलब है हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी। और D का मतलब क्या है बेटा? D का मतलब हो जाएगा डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? डेवलपमेंट। तो हमारा जो विकास होता है बेटा, ये विकास किसका परिणाम होता है? हमने कहा सर हमारा जो विकास होता है ये हमारे वंशानुक्रम एवं हमारे वातावरण दोनों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का परिणाम है। तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट हमारे गेम्स, हमारे एक्सरसाइज, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे हेरिडिटी सब पर निर्भर करता है। तो आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल आपका। बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का मतलब क्या बेटा? हमने कहा सर आईक्यू जो होता है, इस आईक्यू की गणना का सही सूत्र इनमें से कौन सा है? वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, या मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। याद करो ये पहले भी सवाल हमने किया था, तो वहां हमने क्या लिखा था? आईक्यू बराबर मेंटल एज मानसिक आयु बटा हमने कहा सर CA क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु इंटू 100। और ये फॉर्मूला देने का श्रेय जाता है हमने कहा श्रीमान टर्मन भाई साहब को 1916 में, जिन्होंने फॉर्मूला किसका दिया था? आईक्यू का। और ये फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला है बेटा, पूरा फॉर्मूला है। और ये पूरा फॉर्मूला टर्मन
टर्मन ने दिया था, लेकिन पहली बार इन्होंने नहीं दिया था। इनसे पहले ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टर्न, और स्टर्न ने 1912 में ही फॉर्मूला दे दिया था आईक्यू का। लेकिन वो फॉर्मूला कैसा था? हमने कहा सर वो फॉर्मूला अधूरा था, क्योंकि वो फॉर्मूला क्या था? आईक्यू बराबर MA/CA, बस इतना ही था। और इसको पूरा किया हमने कहा सर किसने? टर्मन ने। बोलो क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल देखो क्या है। विचारात्मक चिंतन की चर्चा इनमें से किसने की है? वुडवर्थ, रॉस, ड्रेवर या फिर डीवी? बताओ। विचारात्मक चिंतन है ना, बताओ क्या हो जाएगा? थॉटफुल थिंकिंग की जो व्याख्या है, ये थॉटफुल थिंकिंग की व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? क्या बताओगे आंसर इसका? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। हमने कहा सर विचारात्मक चिंतन के बारे में बताने का श्रेय जाता है एक व्यक्ति को, जिसका नाम क्या है? श्रीमान जॉन ड्यूवी। क्या नाम है बेटा? श्रीमान जॉन ड्यूवी। बोलो क्लियर? आगे बढ़े। इसके साथ ही अगला सवाल देखो क्या कहता है। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? सामान्यीकरण, प्रयोग, कल्पना या अवलोकन? आगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक का मतलब क्या? हमने कहा सर आगमनात्मक तर्क का मतलब इंडक्टिव लॉजिक जो होता है उसमें क्या शामिल नहीं है? तो इंडक्टिव लॉजिक काम करता है उदाहरण से नियम की ओर। किससे? उदाहरण से नियम की ओर। इसमें व्यक्ति सबसे पहला काम क्या करता है? सबसे पहला काम करता है कि वो जितने एग्जाम्पल दिए हैं उन उदाहरणों का क्या करता है? निरीक्षण करता है। और निरीक्षण करते हुए फिर उन उदाहरणों का क्या करता है? हमने कहा सर उन उदाहरणों का प्रयोग करता है। उदाहरणों का क्या करता है? उन उदाहरणों का प्रयोग करता है, उन पर एक्सपेरिमेंट करता है। और प्रयोग करते हुए हमने कहा सर क्या करेगा? प्रयोग करते हुए वो कुछ डेटा का सामान्यीकरण करता है। क्या करता है? सामान्यीकरण करता है, जनरलाइजेशन करता है। और वो सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन करने से क्या होता है? हमने कहा सर जनरलाइजेशन करने से हमें किसकी प्राप्ति हो जाती है? निष्कर्षों की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें सामान्यीकरण शामिल है, प्रयोग शामिल है, निरीक्षण या अवलोकन शामिल है, लेकिन कल्पना, इमेजिनेशन नाम की चीज शामिल नहीं है। क्योंकि कल्पना, या इसी को आगे जाके हम पढ़ेंगे डिडक्टिव थ्योरी, जिसको हम कहते हैं परिकल्पना। तो परिकल्पनात्मक चिंतन जो होता है बेटा, वो डिडक्टिव थिंकिंग वाला परिकल्पनात्मक चिंतन जो है, इसको याद रखना हम क्या कहते हैं? इसको हम आगमन नहीं बल्कि बेटा क्या कहते हैं? हमने कहा सर इसी को हम कहते हैं निगमनात्मक तर्क। कौन सा बेटा? हमने कहा सर निगमनात्मक तर्क कहते हैं। बोलो क्लियर है? यस और नो? आगे बढ़े, अगला देखो क्या है बेटा सवाल। सीखी गई बात को धारण करना और पुनः स्मरण में सफल होना, असफल होना, करने में असफल होना क्या है? धारणा है, स्मरण है, चिंतन है या विस्मरण है? आपने किसी चीज को सीखा और अपने माइंड में रिटेन किया, धारण किया, और जब काम आया तो फिर से याद किया, लेकिन आप भूल गए कि आपने क्या याद किया था। आप भूल गए। भूलना क्या है? एक प्रकार का हमने कहा सर विस्मरण है, फॉरगेटिंग विस्मरण है। तो ये थे बेटा आपके, यहां पर खत्म होता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके विद्यार्थियों यूपी टेट भर्ती परीक्षा के लिए जो सीडीपी के 2022 में आए हुए अब तक के जितने भी सवाल थे वो मैंने आपको करवा दिए 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को देखने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इन क्वेश्चन को आपको इसलिए देखना है ताकि आपको ये पता चले कि आखिरकार परीक्षा का पैटर्न क्या चल रहा है। जब तक हम परीक्षा के पैटर्न को नहीं पकड़ेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको पूरे जहां से शुरू है जहां तक खत्म है सारे करवा दूंगा। इससे पहले 2021 के करवा चुका हूं, अभी 2022 के करवाए हैं, आगे और भी कल ऐसे ही आपके परीक्षा के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जारी रहेंगे। रोजाना शाम को होने वाली इस क्लास को जरूर देखें और अपनी तैयारी को दें नया आपके अपने लक्ष्य परिवार के साथ। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चिंता ना करें किसी बात की। जय बोलो भोलेनाथ की। जय श्री महाकाल, जय गणेश। थैंक यू सो मच।